नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जो है वो सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध हो रहा है लंग्स के लिए। और अपने लंग्स को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम ऐसी क्या क्या चीज़ें अपने डेली रूटीन में अपना सकते हैं जिससे कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर पंकज। वेलकम सर। नमस्कार जी। मैं डॉक्टर पंकज छाबड़ा, सीनियर चेस्ट फिजिशियन, मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद। आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानना चाहेंगे कि अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम किस ऐसी चीज़ों से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में भी अपना सकते हैं। देखिए, कहने के लिए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन या कोई दवाई है नहीं। अगर आप अपनी नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्टअप करके रखते हैं, जैसे अपना जो डायबिटीज़ है उसे कंट्रोल में रखते हैं, मोटापा कंट्रोल में रखते हैं, अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो स्मोकिंग है उसको आप अवॉइड करते हैं। अगर आपकी कोई भी ऐसी डिज़ीज़ है जो आपके लंग्स की इम्यूनिटी को डाउन कर रही है, जैसे किडनी की डिज़ीज़ है, अल्कोहल है, उसको आप अवॉइड करते हैं, तो ये जनरल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अपडेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि लंग्स के लिए स्पेसिफिकली कोई इम्यूनिटी है। अगर आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी तो लंग्स ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेंगे। क्या चीज़ करनी है या क्या चीज़ नहीं करनी, ये जनरल पब्लिक को भी मालूम है। क्या चीज़ नहीं करनी, उस पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। जैसे स्मोकिंग, सबसे ज़रूरी है कि स्मोकिंग को अवॉइड करें। डस्ट वाले एनवायरनमेंट में जाने से बचें। पॉल्यूशन को अवॉइड करें। आपकी कोई ऐसा प्रोफेशन है जहाँ डस्ट और कोल माइंस वगैरह वाला काम करते हैं, तो उसमें आपको मास्क लगा के रहना, ताकि लंग्स में प्रोटेक्शन रहे डस्ट से, एलर्जी से और पॉल्यूशन से। हाल ही में अभी कोरोना की जो थेरेपीज़ चल रही हैं या कोरोना को जो ठीक करने की जो प्रक्रिया चल रही है डॉक्टर्स की, उसमें प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया गया है। इस बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, जब कोरोना के लिए काफ़ी सारी थेरेपीज़ आ रही हैं और उसमें स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली फिर वो कई स्टडीज़ जो हैं वो उसको अप्रूव भी करती हैं, फिर कभी कभी उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है। तो एक इवॉल्विंग मेडिसिन है। ऐसा नहीं कि कोरोना बहुत पुरानी बीमारी है, इसकी जो दवाइयाँ हैं वो लिमिटेड हैं, जो प्रूवन है। हम एक्सपीरियंस के हिसाब से इस दवाई को, इस बीमारी को सीख रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी का क्या रोल रहता है? प्लाज्मा थेरेपी बेसिकली ऐसे लोगों को जिनको कोरोना हो चुका है, उनका ब्लड लेके उनकी ब्लड की एंटीबॉडी लेवल से एक जो संक्रमित बंदा है, जो संक्रमित मरीज है, उसके सिस्टम में डालते हैं। अब प्लाज्मा थेरेपी का क्या नुकसान हो सकता है उसको हम देखते हैं। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी में जो एंटीबॉडीज़ आप निकालते हैं वो वायरस को मारते हैं। इसका जो रोल है वो अर्ली स्टेज ऑफ द डिजीज़ में है, जो विदिन 7 डेज़ ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स हो। ऐसा नहीं है कि जो दिक्कत है पेशेंट को 15 दिन 20 दिन पुरानी है और आज आप प्लाज्मा थेरेपी दे रहे हो, उसमें वो कोई फ़ायदा नहीं करती है। और इसमें प्लाज्मा थेरेपी देने पे कई बार रैशेज़ और एलर्जिक रिएक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं। मोरओवर सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट ये हमने देखा है कि प्लाज्मा देने के बाद कई बार मरीजों में रिस्पांस नहीं आता। इनफैक्ट अगर आप लेट स्टेज में प्लाज्मा देते हो तो मरीज को नुकसान भी हो सकता है। अर्ली डिजीज़ और लेट डिजीज़ को स्पेसिफाई करना आजकल बड़ा मुश्किल हो रहा है कि क्या अर्ली है क्या लेट है। जल्दी देने का ही इसमें प्लाज्मा थेरेपी का फ़ायदा होता था। और जब पेशेंट का ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा नहीं है, तब देने का फ़ायदा होता था। लेकिन आम धारणा क्या है कि पेशेंट सिक हो गया तो प्लाज्मा थेरेपी दे दिया जाए, पेशेंट अगर आईसीयू में है तो प्लाज्मा थेरेपी दे दिया जाए, पेशेंट को अगर 15 दिन हो गए और नहीं ठीक हो रहा तो प्लाज्मा थेरेपी दे दिया जाए। ये सारी के सारे जो प्लाज्मा थेरेपी जो लेट डिजीज़ में दिया जा रहा था, इससे मरीज को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था। अब जिस थेरेपी में फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो, उस थेरेपी को कंटिन्यू करने में आम पब्लिक में नुकसान ही होगा। लोगों का जो स्वास्थ्य है उसमें बिगड़ेगा, इम्प्रूव नहीं होगा। इसलिए आईसीएमआर की गाइडलाइंस में दिल्ली गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और आईसीएमआर की गाइडलाइंस में प्लाज्मा थेरेपी को उन्होंने रिमूव कर दिया। बाकी कई थेरेपीज है जिससे फ़ायदा हो रहा है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी एक एक्सपेंसिव थेरेपी है, एक टाइम कंज्यूमिंग थेरेपी है, और उसका फ़ायदा नहीं और नुकसान ज़्यादा पब्लिक को हो रहा था, इसलिए आईसीएमआर ने इसको ड्रॉप आउट कर दिया। पोस्ट फंगल डिजीज़ आ रही है हमारे साथ, ब्लैक फंगस, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, ब्लैक फंगस एक बहुत ही घातक बीमारी है, पर इसको समझना ज़रूरी है। आजकल जिन लोगों को कोविड होने के बाद हल्की सी भी खांसी उठती है तो वो घबरा के ब्लैक फंगस के बारे में नेट पे, गूगल पे सर्च करना शुरू कर देता है। हमारे पास डेली ओपीडी में क्वेरीज ब्लैक फंगस के लिए ज़्यादा आ रही हैं। हाँ, डेफिनेटली ब्लैक फंगस एक बहुत ही सीवियर, बहुत ही घातक बीमारी है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है कि कितने लोगों में ये हो रहा है। जो पहले से ही कॉम्प्रोमाइज़ हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, इनको अगर आपने हाई डोज स्टेरॉयड दिया है, जो कि सीवियर कोविड में जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें स्टेरॉयड हमको देना होता है। तो अगर आपने हैवी डोज स्टेरॉयड दिया है और शुगर उनका कंट्रोल नहीं हुआ, उन लोगों में ब्लैक फंगस के चांसेस ज़्यादा दिए जा रहे हैं।
पहला काम, अगर आप डायबिटिक है और आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो आप घर पे ट्रीटमेंट ना करें। कोई घर पे ट्रीटमेंट करोगे, घर पे ट्रीटमेंट में स्टेरॉयड देना पड़ेगा, आप शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। हॉस्पिटल सेटिंग में अगर आप स्टेरॉयड्स दे रहे हो सीवियर कोविड वाले पेशेंट में जिनको डायबिटीज़ है, अगर उनका शुगर कंट्रोल में रहता है तो ब्लैक फंगस होने के चांस कम होते हैं। नॉर्मली हमने ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों में देखा है जिनका शुगर बहुत ज़्यादा रहा हो, कोविड के कारण उनकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा रही हो, शुगर के कारण उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ही कम रही हो। इन लोगों में ब्लैक फंगस को डायग्नोस करना और इसका अर्ली ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो इसकी जो मॉर्टेलिटी है 50% है। मतलब 10 में से 5 लोगों की जान जाती है ट्रीटमेंट देने के बाद भी। अगर ट्रीटमेंट इसमें नहीं दिया तो उसकी जो मॉर्टेलिटी रेट है वो और भी ज़्यादा है। तो अगर शुगर कंट्रोल है, बाकी सारे सिस्टम नॉर्मल है, आपने एक डॉक्टर के सुपरविजन में ट्रीटमेंट लिया है तो ब्लैक फंगस होने के चांस कम रहेंगे आपको। रिसेंटली आप कितने केसेस अभी हैंडल कर रहे हैं? हमारे हॉस्पिटल में अभी जो डाटा बन रहा है ब्लैक फंगस, अभी तक 6 लोगों को ब्लैक फंगस देखा गया जो कि प्रूवन है एमआरआई करके और उनकी बायोप्सी लेके। इन लोगों का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। फॉर्चुनेटली अभी तक इनमें से किसी में कोई मॉर्टेलिटी नहीं हुई है। अभी ट्रीटमेंट इसका लंबा चलता है, थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है। तो ये ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट 2 से 3 हफ्ते का तो इंजेक्शंस देना पड़ता है, फिर बाद में टैबलेट्स पे देना पड़ता है। अभी ये सारे पेशेंट इंजेक्शंस पे हैं, स्लोली रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इनके सर्जरी भी हो चुकी है और क्लीनिंग भी करवा चुके हैं। तो अभी तक तो इनमें कोई इतना कॉम्प्लिकेशन देखा नहीं गया, क्योंकि हमने इनको अर्ली स्टेज में पकड़ा है। अगर लेट स्टेज में पकड़ा जाए तो उसमें फिर मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। फ़ेयर इनफ। अगर घर में किसी को कुछ कोल्ड एंड कफ़ हो रहा है तो वो भी आजकल सीधा उसको ये फ़ील होने लगता है कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। सो उसके लिए आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे पेशेंट्स को? देखो, कोल्ड एंड कफ पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो हर खांसी कोरोना नहीं होती, लेकिन हाँ, पैंडेमिक के टाइम पे जिस पेशेंट को खांसी या कफ या फीवर हो रहा है, कोरोना का टेस्ट कराना ज़रूरी है। अपने लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी, बिकॉज कोरोना ऐसी बीमारी है जो आपको नहीं, आपके घर वालों को भी इन्वॉल्व करती है। तो इसलिए अगर किसी को खांसी, बुखार, सांस की दिक्कत है, कोरोना का टेस्ट ज़रूरी है। अगर खांसी है और हल्का सा फीवर है, वो किसी भी गवर्नमेंट सेटअप में जाके या प्राइवेट सेटअप में जाके रैपिड टेस्ट करवा सकते हैं, उसका रिजल्ट जल्दी आता है और नेगेटिव आने पे अपने आप को आइसोलेट कर लेना ज़रूरी है। लेकिन खांसी और नॉर्मल पेशेंट है, अगर आप घर पे हैं, आपको डायबिटीज़ और अगर आपको खांसी और बुखार हो गया या जुकाम हो गया, तो आप कोरोना की तरफ सोचें, ब्लैक फंगस की तरफ ना सोचें। आजकल लोग कोरोना कम, ब्लैक फंगस ज़्यादा सोच रहे हैं। सो ये थे डॉक्टर पंकज। तो अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी डिज़ीज़ महसूस होता है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार चलें। देखते रहिए पायनियर हरियाणा। नमस्कार।